ठीक है ना, अरिथमेटिक रीजनिंग टेस्ट। तो बेसिकली जो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे है ना, जो इसमें जो प्रॉब्लम्स होंगी ना उनमें बेसिकली है ना एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन है ना, जो भी ऑपरेशंस होते हैं इन्हीं की स्किल्स को चेक करते हैं है ना। तो प्रॉब्लम्स रिक्वायर्स अरिथमेटिक रीजनिंग, प्रॉब्लम requires the basic mathematical skills. Skills like addition, subtraction, multiplication, division and so on. ना ऑपरेशंस इसमें हम जैसे है ना रैशनल नंबर्स, होल नंबर्स वगैरह है ना, इन पे देखेंगे है ना, प्रोपोर्शन, रेशियो प्रोपोर्शन वगैरह किससे रिलेटेड क्वेश्चन है। इट इंक्लूड्स प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन 2 मिनट वेदा है ना, 1 मिनट। हाँ, तो इट इंक्लूड्स है ना प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ना, जनरली जो ऑपरेशंस हम यूज करेंगे वही रैशनल नंबर्स, होल नंबर्स, इन सब पे है ना। और इसके अलावा हम क्या देखेंगे इसमें, रेशियो प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस, रेशियो प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है ना, इंटरेस्ट वगैरह, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस पे, प्रॉफिट लॉस एंड मेजरमेंट, पजल बेस्ड क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस एक्सेट्रा है ना। तो कुछ ऐसा कुछ नया कुछ नहीं है ना, सिंपल जो हम ऑलरेडी मैथमेटिक्स में जो पढ़ चुके हैं बस वही सब यूज होगा इसमें। ठीक है, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। जैसे अगर एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना हो कोई फ्रैक्शन का, कोई फ्रैक्शन का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। एचसीएफ अगर निकालना है, कोई फ्रैक्शन दिया हो ना, ए बाय बी, सी बाय डी, इस तरह का कोई फ्रैक्शन अगर दिया हुआ, उनका कैसे निकालते हैं, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। कोई अगर फ्रैक्शन दिया हो है ना, 2/3 और 5/4, इनका अगर मुझे एचसीएफ निकालना है तो कैसे निकालूंगा, एचसीएफ पहले न्यूमरेटर का निकालूंगा और डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एचसीएफ ऑफ ना किसी भी फ्रैक्शन का। वहीं अगर एलसीएम निकालना हो, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, तो उसमें एलसीएम अगर निकालना है तो मैं न्यूमरेटर का एलसीएम एंड डिनोमिनेटर का एचसीएफ। तो जब भी अगर किसी भी फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना है तो न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालो और डिनोमिनेटर का एलसीएम। अगर एलसीएम निकालना है तो न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ, तो उल्टा है ना। तो अगर एलसीएम निकालना है तो न्यूमरेटर का एलसीएम और एचसीएफ डिनोमिनेटर का, अगर एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर का एलसीएम। इसके अलावा इसमें है ना क्वेश्चन आ सकते हैं जैसे बॉड मास से रिलेटेड है ना, सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसमें हम क्या यूज करते हैं, बॉड मास। तो बॉड मास एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं, ऑलरेडी हम देख चुके हैं बॉड मास है ना। बॉड मास क्या, बॉड मास में बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट है ना, बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट, मतलब पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। O4 है ना, कई बार हमें ऑफ है ना, इस तरह से ऑफ दिखता है ना, 2 of 3 + 5 =
ना। तो पहले हम ऑफ को सॉल्व करते हैं। D4 डिवीजन, M4 मल्टीप्लिकेशन, A4 एडिशन एंड S4 सब्ट्रैक्शन। तो ये क्या है, ऑर्डर है ना, सिंप्लीफिकेशन का ऑर्डर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये ऑर्डर है, ऊपर से नीचे जाना है। सबसे फर्स्ट पे हम किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को, फिर सेकंड ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये हम ऑलरेडी हम देख चुके हैं। इसके अलावा प्रॉफिट और लॉस पे कई बार प्रॉफिट परसेंटेज अगर कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट, है ना, कॉस्ट इनटू 100। और अगर लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो टोटल लॉस ना, बेसिकली प्रॉफिट और लॉस किस पे कैलकुलेट किए जाते हैं, कॉस्ट प्राइस, है ना, कॉस्ट प्राइस जो होती है उस पे। तो टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट, और टोटल लॉस परसेंटेज क्या होगा, टोटल लॉस डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट, जो भी कॉस्ट है और जो लॉस हुआ है, इनटू 100। ठीक। इसके अलावा हमने देखा कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की भी बात होगी। तो सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली क्या, सिंपल इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100, है ना। ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल। यहाँ पे P क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट, R इज द रेट परसेंटेज, T इज टाइम। इसके अलावा अगर यहीं मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं, कंपाउंड इंटरेस्ट की CR, तो यहाँ पे हम अमाउंट, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट नथिंग बट A माइनस P, है ना। यहाँ A क्या है, अमाउंट, P इज नथिंग बट व्हाट, प्रिंसिपल अमाउंट। मान लो कि, है ना, मैं प्रिंसिपल अमाउंट से मतलब क्या है, मान लो कि मैं किसी को, है ना, मान फॉर एग्जांपल 100 रुपए उधार दे रहा हूँ, है ना, और एक महीने बाद अगर मान लो किसी भी इंटरेस्ट रेट पे, है ना, अभी उसे समझने के लिए, 100 एक महीने बाद 100 के मुझे वो 150 दे रहा है ना। तो 100 रुपए क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट होगा, और जो टोटल अमाउंट जो 150 रुपए मुझे वापस मिल रहा है वो क्या होगा, और जो ए होगा, जो ए रिप्रेजेंट कर रहा है ना टोटल अमाउंट, ये क्या होगा मेरा 150 रुपए, जो मुझे, है ना, इंटरेस्ट के साथ 100 रुपए तो मैंने दिए, वो तो मैंने वापस लिए ही लिए, साथ में क्या इंटरेस्ट भी जो मिला, उन दोनों को मिला के 100 प्लस 50 क्या मिला, इंटरेस्ट। तो 100, 100 प्लस 50, 150 क्या होगा, टोटल अमाउंट ए। और प्रिंसिपल अमाउंट क्या था, जो मैंने 100 रुपए दिए, वो क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, जो इंटरेस्ट मुझे 50 क्या होगा, इंटरेस्ट होगा, 100 रुपए दिए और मुझे एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है एज अ इंटरेस्ट, 50 रुपी। तो 50 रुपी यहाँ पे क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये मैंने समझाने के लिए बता दिया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ए माइनस पी हो जाएगा। अच्छा, ए क्या हो, अमाउंट कितना मिलेगा, अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट लगा रहे हैं तो जो ए होगा, ए क्या होगा, ए होता है पी इंटू, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट जितना मैं दे रहा हूँ, इंटू 1 प्लस आर बाय किस रेट पे दे रहा हूँ, पावर टी, है ना। ये बेसिकली है पर एनम, ये क्या है, पर एनम, है ना। वही सेम है, आर क्या है, रेट परसेंट है, टी क्या है, टाइम है, पर एनम, ये हो गया पर एनम। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ए कैलकुलेट करूंगा, है ना, पी मुझे पता है, ए माइनस पी को हो जाएगा कंपाउंड, ये हो गया पर एनम। और अगर यहीं पे मुझे, है ना, यहीं पे अगर मुझे कैलकुलेट करना पर एनम की जगह हाफ ईयरली, अगर यहीं पे हाफ ईयरली और यहाँ पे क्वार्टरली, ये कैलकुलेट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे कैलकुलेट करना है हाफ ईयरली और क्वार्टरली। हाफ ईयरली में क्या हो जाएगा, बाकी सब सेम ही रहेगा, है ना, बस अमाउंट क्या क्या चेंज होगा, अमाउंट हो जाएगा 1 प्लस आर बाय, है ना, हाफ ईयरली है तो आर की जगह आर बाय 2 हो जाएगा, मतलब आर बाय 200, और ये होगा टाइम हो जाएगा 2,
ना। और अगर वही क्वार्टरली होता है, क्वार्टरली में क्या हो जाएगा, 1 प्लस आर की जगह हो जाएगा R/4, मतलब R/400, और ये हो जाएगा 4। और वही कंपाउंड इंटरेस्ट फिर कैसे कैलकुलेट करूंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट A माइनस P, कंपाउंड इंटरेस्ट सेम है, क्या हो जाएगा A माइनस। ठीक है, तो ये हो गया हाफ ईयरली और क्वार्टरली, और ये क्या था एनुअली, पर एनम मींस एनुअली। अगर मैं इंटरेस्ट दे रहा हूँ किस पे, एनुअली दे रहा हूँ, तो ये होगा अमाउंट। अगर हाफ ईयरली दे रहा हूँ किसी को पैसा, है ना, तो क्या होगा, ये होगा अमाउंट, क्वार्टरली में ये होगा, और अकॉर्डिंगली हमें क्या मिल जाए, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके अलावा, है ना, मीन या फिर एवरेज क्या होता है, मीन या फिर एवरेज, है ना, मीन या एवरेज हमने देखा था क्या क्या होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना, जो भी जितनी भी ऑब्जर्वेशन है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये है। उसके बाद, है ना, एक फॉर्मूला हमें पता है, ये भी कई बार यूज हो जाता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना। अगर स्पीड और टाइम मुझे पता है, तो मैं डिस्टेंस उस स्पीड में उस पर्टिकुलर टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर हमें डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, तो मैं स्पीड कैलकुलेट कर सकता हूँ, या डिस्टेंस टाइम पता है तो स्पीड कैलकुलेट कर सकता हूँ, है ना। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड अपॉन स्पीड इनटू टाइम। फिर मैंने बात की थी रेशोज और प्रोपोर्शन की, है ना। तो प्रोपोर्शन क्या होता है, बेसिकली प्रोपोर्शन क्या होता है, कोई भी दो रेशो है ना, कोई रेशो क्या है, A/B क्या है, ये रेशो है ना, C/D क्या है, ये रेशो। ठीक है, तो प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रोपोर्शन भी क्या होता है, बेसिकली रेशो ही होता है, लेकिन दो रेशोज अगर दोनों क्या है, इक्वल हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 2/3, अब मैं इसी का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर निकालूंगा तो क्या होगा, 4/6, है ना। तो बेसिकली दोनों रेशो क्या है, दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, है ना, मतलब कि दोनों हैं तो सेम ही, 4/6 भी क्या है, 2/3, है ना। तो ये दोनों क्या है, सेम है, इसका मतलब 2/3 और 4/6 क्या है, ये प्रोपोर्शन में है। प्रोपोर्शन में मतलब कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो प्रोपोर्शन क्या हो गया, टू रेशोज आर said to be in proportion if they are equal, है ना। तो इक्वल, जैसे एग्जांपल 3/4 इज इक्वल टू 6/8, है ना। 3/4 दोनों रेशो क्या है, बराबर है ना। 6/8 भी क्या है, 3/4 ही तो है, हमने क्या लिखा है, एक तरह से उसका 3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख दिया है, मतलब अगर मैं दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 6/8 मिल जाएगा, है ना। तो ये क्या है, 3/4 एंड 6/8 आर इन, कहेंगे हम आर इन प्रोपोर्शन। ये क्या है, प्रोपोर्शन, मतलब कि ये दोनों रेशो क्या है, इक्वल है। उसी तरीके से, अच्छा इसको हम, एक और तरीका होता है, जैसे मैं लिखूं 3/4 इज नथिंग बट इक्वल टू 6/8, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली है क्या, ये है 3/4 इक्वल टू 6/8, दे आर कॉल्ड। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये बेसिकली क्या है, दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज द प्रोपोर्शन। द स्टेटमेंट 3/4 इक्वल टू 6/8 इज कॉल्ड अ प्रोपोर्शन, है ना। तो इसे क्या बोलेंगे हम, प्रोपोर्शन। दिस इज कॉल्ड अ, हमें पता है, यदि, है ना, A/B इक्वल टू C/D है, तो मैं इसे कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या लिख सकता हूँ, A इंटू डी इक्वल टू C इंटू। अब हम और क्वेश्चन देखते हैं ना, बाकी चीजें हम क्वेश्चंस के थ्रू ही करेंगे। तो बेसिकली नया कुछ भी नहीं है इसमें, है ना, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कहीं ना कहीं, बस वही क्वेश्चन है, बस मैंने क्या किया, एक साथ सारी चीजें लिख दी। ठीक है, अब थोड़ा क्वेश्चन से हम समझते हैं इसको। एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, 1 in every 9 people in a town vote for
party A. All other vote for party B. How many people vote for party B in a town of 810 people? ये हमें बताना है। ऑप्शन है 270, 90, 280, 456। ये हमें बताना है। इसको करते हैं सॉल्व। ठीक है, अच्छा इसमें क्या बोला है? पार्टी ए, 1 in every 9 people in a town vote for पार्टी ए, है ना? तो 9 में से, है ना, 9 में से एक बंदा जो है वो किसे वोट दे रहा है? पार्टी ए को, है ना? और बाकी अदर 9 में से एक अगर पार्टी ए को दे रहा है तो बाकी बचे हुए 8 किसको दे रहे हैं? पार्टी बी को दे रहे हैं। और हमें क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ पीपल जिन्होंने वोट किया पार्टी बी को। तो पार्टी बी को कितने लोगों ने वोट किया? 8 लोगों ने, है ना? आउट ऑफ 9 पीपल 8 लोगों ने वोट किया है। तो टोटल कितने लोगों ने पार्टी बी को क्या किया? वोट किया आउट ऑफ 810 पीपल। तो कितना होगा, है ना? जिन वो people vote for party B is nothing but it is equal to, अच्छा वोट 9 में से 8 लोगों ने, 8 लोग किसको कर रहे हैं? पार्टी बी को वोट कर रहे हैं। किसमें से? 9 में से। 9 में से 8 लोग पार्टी बी को कर रहे हैं, है ना? और टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं? 810। तो ये हमें मिल जाएंगे 810 में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने पार्टी बी को वोट किया है? वो कितने हो जाएंगे? 8/9 इंटू 810। मतलब 9 में से 8 लोग तो क्या कर रहे हैं? पार्टी बी को क्या कर रहे हैं? वोट कर रहे हैं। तो 810 में से कितने लोग कर रहे होंगे? तो वो क्या होगा? 8/9 इंटू 810। तो ये कितना होगा? 9981 एंड 8970। कितने? 720 हो गए। टोटल कितने आ रहे हैं? मतलब कि 720 पीपल, 810 में से 720 ऐसे लोग हैं जिन्होंने पार्टी बी को किया हुआ है। ये ऑप्शन, ये 720 है, गलत लिख दिया है ना? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, है ना? एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है, एट द एंड ऑफ अ बिजनेस कॉन्फ्रेंस 10 people present shake hands with each other with each other once, है ना? एक बार। तो हाउ मैनी टोटल handshakes will there be all together? ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शंस हैं A 45, B is 20, C is 55 and D is 90. So at the end of a business conference, the 10 people present shake hands with each other, है ना? 10 लोग हैं, 10 सारे क्या कर रहे हैं? पार्टी बिजनेस कॉन्फ्रेंस के बाद, है ना, आपस में हाथ मिला रहे हैं। और एक ही बार, है ना? ऐसा नहीं है कि दो बंदे में, है ना, एक बार मिला लिया फिर उसने किसी और से मिला के फिर दोबारा मिला लिया, है ना? तो 2 बार नहीं मिला, बस एक बार मिलाया और अपने घर चले गए फॉर एग्जाम्पल, या कहीं और चले गए, खाना खाने चले गए, जो भी, बस एक बार मिला रहे हैं। तो हाउ मेनी टोटल हैंडशेक्स विल देयर बी ऑल टुगेदर, है ना? तो कितने बंदे हैं? टोटल कितने हैं? टोटल है 1 2
3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो अगर हम देखें फर्स्ट बंदा है ना, फर्स्ट ये पहला बंदा क्या करेगा, बचे हुए 9 से हैंडशेक करेगा, है ना। कितने हैंडशेक कर रहा है एक बंदा, नंबर वन वाला कितने से कर रहा है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, है ना। तो नंबर 1 वाला क्या करेगा, सारे बचे हुए 9 से क्या करेगा, हैंडशेक करेगा और अपने घर चला जाएगा। ठीक है, तो पहले बंदे ने कितने हैंडशेक किए, 9, है ना। अब दूसरा बंदा, बाकी बचे हुए कितने लोग बचे, बचे हुए 8 लोग बचे, तो दूसरा बंदा उन सारों से हैंडशेक करेगा। अच्छा, सेकंड वाला 1 से तो ऑलरेडी कर चुका है ना, जब 1 ने सेकंड से किया तो सेकंड ने बाय डिफॉल्ट 1 से हैंडशेक कर ही लिया और 1 तो चला गया, तो सेकंड का 1 से ऑलरेडी हो चुका है, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। तो 1 तो अपने घर चला गया, है ना। अब सेकंड बंदा है वो क्या करेगा, बचे हुए 8 बंदों से क्या करेगा, हैंडशेक करेगा। तो सेकंड बंदा क्या कर रहा है, 8 से हैंडशेक कर रहा है। ठीक है, 8 हैंडशेक हो गए। अब सेकंड बंदा भी घर चला गया, अब बचा थर्ड बंदा क्या करेगा, बाकी सारे बचे हुए 7 बंदों से हैंडशेक करेगा, मतलब 7 हैंडशेक हो गए। थर्ड वाला भी क्या गया, घर चला गया। इसी तरीके से सारे क्या करेंगे, हैंडशेक करेंगे। तो ये फोर्थ बंदा 6 से करेगा और घर चला जाएगा, फिर ये 5 से करेगा, घर चला जाएगा, फिर ये 4 से करेगा, घर चला जाएगा, फिर ये 3 से करेगा, घर चला जाएगा, फिर ये 2 से करेगा, घर चला जाएगा। और लास्ट में जो 9th बंदा बचेगा, 9th और 10th बचे, तो दोनों आपस में हैंडशेक करेंगे और घर निकल लेंगे अपने। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में क्या हुआ, एक हैंडशेक, इन दोनों का क्या हुआ, एक हैंडशेक हुआ, है ना, एक ही हुआ बस यहाँ तक। मतलब कि अगर 10 बंदे हैं तो कितने हैंडशेक हो रहे हैं, 9 + 8 + मतलब 1 + 2 + 3 अप टू 9 तक। और हमें पता है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, यहां से हम नोट बना के लिख लेते हैं, है ना। हमें पता है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, वो होता है n × n + 1/2। ये बिल्कुल याद रखना है कि सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, n × n + 1/2। हम सीधा काउंट भी कर सकते हैं, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15 एंड सो ऑन, है ना। लेकिन यहाँ पे 10 बंदे दिए तो हम इजिली काउंट कर सकते हैं, लेकिन अगर वहीं 100 दिए होते, 1000 दिए होते, तो हम, है ना, इतना फिजिबल नहीं होगा वो काउंट करना। तो हमें फॉर्मूला याद रखना है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, n × n + 1 / 2, है ना। अब यहाँ पे मुझे सम किसका निकालना है, 9 नेचुरल नंबर फर्स्ट। अच्छा, सम ऑफ n नेचुरल नंबर से मतलब है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे कितना होगा, 1 + 2 + 3, सम ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स का सम क्या हो जाएगा, 9 × 9 + 1/2। तो ये होगा 9 × 10/2, तो ये होगा, दिस इज 5 5 45। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, यहाँ पे उसने बोला है कि कितने लोग थे, 10 लोग थे, आपस में एक बार हैंडशेक कर रहे हैं, तो टोटल हैंडशेक कितने हो रहे हैं, है ना। 10 थे तो 9, है ना, सम ऑफ 9 नेचुरल नंबर। अगर मान लो वहीं वो बोलता 50 हैंडशेक, 50 पीपल थे, तो हैंडशेक कितने होंगे, 1 + 2 + 3 अप टू 49, मतलब एक कम। वहीं अगर वो बोल देता है कि 150 पीपल हैं, तो हम क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 + अप टू 140, है ना। तो अब हमें क्या है, बार बार देखने की जरूरत नहीं है ना, ये याद रखना है हमें, है ना। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम होता है n × n + 1/2। जब भी हैंडशेक वाला क्वेश्चन आएगा, कितने लोग हैं, मान लो कि उसने बोल दिया 27 लोग हैं, तो क्या लगाएंगे हम, n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 26, एक कम, है ना। 27 लोग हैं तो कितने हैंडशेक होंगे, n की वैल्यू पुट करेंगे 26, तो 26 × 27/2, n × n + 1, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी, है ना, जितने पीपल लोग हैं उससे एक कम। 27 है तो n की वैल्यू 26, 52 है तो n की वैल्यू 50, है ना। इस तरह से हम क्या निकाल लेंगे, जो भी टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक।